दुनिया में कोई भी केस हुआ है वो 3 चीजों की वजह से हुआ है, जड़ जोरू जमीन। बिल्कुल। तीनों में अगर ये 3 केस हैं जिस पे सारा कुछ चल रहा है। फॉरेंसिक साइंस क्या है, ये साइंटिफिक मेथड है टू एग्जामिन द एविडेंस। का यूज क्या है? Forensics is all about your presence of mind, your observation and वो that will lead to the examination। कि मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल केस आपके पास आया, किसी भी फ्रॉड का केस आपके पास आया, आप कहां से शुरू करते हैं और रिजल्ट तक पहुंचे किन स्टेप से गुजरते हैं? आपकी पहली बात, जब जो भी केस आपके पास आ रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है। लोगों को मनोहर कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है, मसाला चाहिए उन्हें। मैगजीन में पहले आती थी डिटेक्टिव जासूस विजय, जासूस पे विजय, बहुत बड़ा फेमस सीरियल, यस बहुत फेमस सीरियल था। सुराग एक आता था, सुराग बहुत पहले सीरियल था। एक मूवी आई थी बख्शी, व्योमकेश समथिंग, व्योमकेश बख्शी। तो ये जो वर्ड है डिटेक्टिव, इससे ग्लोरीफाई किसने किया? जेम्स बॉन्ड। या एग्जैक्टली, जेम्स बॉन्ड और बादशाह समझा होगा, बादशाह मूवी से, और बड़ी ही ग्लोरीफाई एक सेटअप था उनका। तो वो एक डिटेक्टिव की याद है। तो एक आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मूवी देख के एक वाले आप उसी से जाके मेरी वाइफ को देखिए ना क्या कर रही है। इस तरीके के लोग हैं। कानपुर कोर्ट बेस्ट है। अगर आपको किसी को अगर सीखनी है क्रॉस एंड ऑल, कानपुर कोर्ट बेस्ट। वहाँ पर आपको सिखा देंगे कि हु आर यू। हेलो हाय एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट, इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अच्छा, आप लोगों ने 90s 80s में अगर सीआईडी देखा हो, आपने व्योमकेश बख्शी मूवी देखी हो, आपने बादशाह मूवी देखी हो, तो आप लोगों को डिटेक्टिव, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को लेकर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ये इनका काम बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वो चुंबक वाले जूते जिनको पहनकर कोई दीवार पर चढ़ सकता था, क्या ऐसे होते हैं डिटेक्टिव्स? क्या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हैं? क्या इस तरीके के होते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स? तो बहुत सारे सवाल मेरे और आपके मन में होंगे। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि वो कौन सी पहली याद है जहां से आपने डिटेक्टिव्स या फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के बारे में समझा, पढ़ा या जाना। ठीक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन आज जो गेस्ट मेरे साथ हैं वो सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, वो डिटेक्टिव हैं। उन्होंने कई ऐसे केसेस को सॉल्व किया जिन केसेस को सॉल्व करवाना बहुत मुश्किल था, और उनकी जो एक्सपर्टीज है वो कॉर्पोरेट, डिजिटल फ्रॉड या फिर मैरिटल अफेयर्स के जो केसेस होते हैं। अब आप कहेंगे इसमें भी क्या डिटेक्टिव्स की जरूरत होती है? बिल्कुल, बहुत बड़े लेवल पर होती है। तो मेरी उनसे जो बातचीत हुई उसमें मेरा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट या फिर फॉरेंसिक सेक्टर या फिर डिटेक्टिव्स को लेकर जो एक विजन था वो बहुत बड़ा हो गया है। और मैं चाहता हूं कि आप इस पॉडकास्ट को एंड तक सुने, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं या उनकी जो सोच है, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हों जो उनको लगता हो कि मैं करियर अपना किस लाइन में बनाऊं, और आपको उनको सुनने के बाद ये लगे कि यस, इस सेक्टर में, इस लाइन में अपना भविष्य देखा जा सकता है। वेल, बिना देर करे मैं आज के इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहा हूं और आपको मिलवाता हूं आकाश सिंह साहब से, जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। आकाश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छा हूं मैं भी, और आपने समय दिया, ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से फॉरेंसिक साइंस को समझने की कोशिश कर रहा था और बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी हुई फॉरेंसिक साइंस को लेकर, बट मुझे आम भाषा में समझना था। बिकॉज मैं चाहता हूं कि भाई मेरी जो पब्लिक है या जो व्यूअर्स हैं वो आम भाषा में समझ जाएं कि फॉरेंसिक साइंस क्या है। क्यों? मैं आपको बताता हूं अपना किस्सा। मुझे फॉरेंसिक साइंस वहां से समझ में आता है जब मैंने बचपन में सीआईडी देखा, डॉक्टर फ्रेडी को मैंने पोस्टमार्टम करते और बाकी की चीजों को करते हुए देखा, इन्वेस्टिगेट करते हुए देखा, तब मुझे समझ में आया कि फॉरेंसिक साइंस नाम की कोई चीज होती है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि फॉरेंसिक साइंस कितना बड़ा फील्ड है और इसमें कितनी सारी चीजें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत सारी बातें आपसे करूंगा, आपके केसेस के बारे में जानूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर क्या है वो सब समझूंगा। पहले आप मुझे एक आम भाषा में समझाओ कि फॉरेंसिक साइंस क्या है और ये बेसिकली इसका यूज क्या है, इसको क्यों हम यूज करते हैं, इसकी जरूरत क्यों होती है? ओके, पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा तुषार जी, जो आपने हमें, मतलब इनफैक्ट हमें इनवाइट किया, हमारी फील्ड को इतनी इंपॉर्टेंस दी। और ये जिस तरीके जो टॉपिक है जो आपने बोला है कि फॉरेंसिक साइंस एक बेसिक, एक आम जनता को जानना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और डेफिनेटली वी ऑल्सो बिलीव कि एक आदमी के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि फॉरेंसिक है क्या। क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला, हमने सीआईडी बचपन में देखा था, एंड सेम एज इट इज। इनफैक्ट आज भी मेरे कुछ ग्रुप्स, फ्रेंड ग्रुप हैं जो स्कूल एंड ऑल, जो मुझे आज भी डॉक्टर सलूके ही बोलते हैं। ओके, क्योंकि
उन्हें ये लगता है कि, एंड थैंक्स टू सीआईडी ऑल्सो, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता जो क्रिएट हुआ अबाउट फॉरेंसिक्स, तो उन्होंने सीआईडी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और ये मैं इस चीज़ को मानता हूँ। एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए फॉरेंसिक का एक लीगल जो डेफिनेशन है वो हर किसी को, आपके व्यूअर्स को, लोगों को गूगल में मिल जाएगा। बट एक नॉर्मल जो मैं आपको या लोगों को बताना चाहूँगा, फॉरेंसिक इज ऑल अबाउट, ये साइंटिफिक मेथड है टू एग्जामिन द एविडेंस। ओके, ठीक है, एक प्रोसेस है पूरा, फ्रॉम कलेक्शन टू प्रिजर्वेशन टू एग्जामिनेशन। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है फॉरेंसिक को लेके, फॉरेंसिक इज ऑल अबाउट अ पर्सनल, जो पर्सन जिस केस में वो काम कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस, ओके, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, फॉरेंसिक इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर ऑब्जर्वेशन, एंड वो दैट विल लीड टू द एग्जामिनेशन। वही आपको आगे लेके ले जाएगा कि आप क्या एग्जामिन करते हैं। आकाश भाई, सबसे पहले आपने जो 3 स्टेप्स मुझे बताए कि भाई जो फॉरेंसिक साइंस की इन्वेस्टिगेशन होती है कुछ स्टेप्स में चलती है। एक बार एलैबोरेट करें, आप एक्सप्लेन ये करें कि मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल केस आपके पास आया, किसी भी फ्रॉड का केस आपके पास आया, आप कहाँ से शुरू करते हैं और रिजल्ट तक पहुंचे किन स्टेप से गुजरते हैं आप? देखिए, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, आई थिंक। राइट, डेफिनेटली यू आर राइट। एंड ये जितने भी स्टेप्स हैं, मैं एक्चुअली पिछले 12, 13, 14 साल से ऑलमोस्ट मैं कॉर्पोरेट्स में काम किया। मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैंडल किए, मैंने आपके पर्सनल प्राइवेट केसेस एंड कोर्ट केसेस भी हैंडल किए। इन सब केसेस में भी फॉरेंसिक की जरूरत होती है? यस। एंड जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि फॉरेंसिक इज ऑल अबाउट, जैसे मैंने कहा कि आपकी पहली बात, जब जो भी केस आपके पास आ रहा है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है। ओके, आप उस चीज को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये केस है क्या, उसको आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। दूसरा, आपको ये समझना है कि एक फॉरेंसिक में एक वर्ड है चेन ऑफ कस्टडी। ओके, ये आइदर वो पुलिस ऑफिसर्स हों, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, या हम मतलब कोई प्राइवेट पर्सन्स हों, या कोई भी पर्सन फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, उसे सीक्वेंस ऑफ एविडेंस, क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को हमेशा कनेक्ट करना चाहिए। लाइक जो फ्रॉम जैसे एंट्री टू एग्जिट, मतलब पहले उसके पास सपोज एक केस आया है, उस केस को उसे पहले अंडरस्टैंड करना, वो केस है क्या, इट्स रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट। क्या जो आपके पास केस आया है, इसमें डॉक्यूमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, या किसी फिजिकल एविडेंस, अदर एविडेंस की इन्वॉल्वमेंट है, उसको आपको समझना है। किस टाइप का केस है, नेचर ऑफ केस क्या है, ये सब की अंडरस्टैंडिंग के बाद फर्दर आपको मूव करना है। और देखिए, मैं मानता हूँ कि आप देखेंगे अगर हम एशियन पुराने अगर टाइम पे जाते हैं, दुनिया में कोई भी कांड हुआ है, कोई भी केस हुआ है, वो 3 चीजों की वजह से हुआ है। ये एक्चुअली जब हम स्टार्टिंग में हम कभी जो मेरे गुरु थे वो हमेशा बोलते थे, जर जोरू जमीन। आप कोई भी केस उठा लो, आप महाभारत देखो, आप आज की डेट की जो भी केसेस देखो, किस चीज पे डिपेंड है, जर जोरू जमीन। बिल्कुल, तीनों में अगर ये 3 केस हैं जिस पे सारा कुछ चल रहा है, 3, और उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी, डॉक्यूमेंट की। आइदर वो डिजिटल होगा, आज की डेट में डिजिटल है, या फिजिकल होगा, या किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होगी। बिल्कुल, तो ये सारा कुछ आपको बेसिक चीज समझना है कि फॉरेंसिक चीज है क्या। फॉरेंसिक इज नॉट कि आप सिर्फ एक कुछ किताबें पढ़ें, या किताबें अगर पढ़ रहे हैं तो उसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, और नॉलेज के बाद विथ टाइम जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप अपनी चीज़ों को, जो आपकी एक्सपर्टीज उस चीज़ में आएंगी, तब आप समझेंगे कि जो भी बेस हो, चाहे वो फॉरेंसिक खुद में एक बहुत वास्ट फील्ड है, खुद में बहुत। इनफैक्ट डॉक्यूमेंट फॉरेंसिक आपने पढ़ा होगा कहीं, मेडिको फॉरेंसिक देखा होगा आपने, फिंगरप्रिंट का अलग डिफरेंट वो देखा होगा। तो कुछ मोटी चीज़ें फिंगरप्रिंट जैसे आपने कहा, सीआईडी में जितना देखा, कॉर्पोरेट आजकल फाइनेंशियल फॉरेंसिक्स आ गई हैं। ये कॉर्पोरेट में मोस्टली यूज हो रही हैं ज़्यादातर। ऑडिटिंग एंड ऑल है क्या, एक तरीके से देखा जाए तो ये फाइनेंशियल फॉरेंसिक्स का पार्ट है। आपको किसी भी चीज में ऑब्जेक्ट या पर्सन, अगर वो डाउटफुल है, आप जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके अगेंस्ट में, बिल्कुल, दैट कॉल्ड फॉरेंसिक। आप जो मेथड, साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, जिस ऑब्जर्वेशन या एक्सपर्टीज के साथ आप आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन, फर्दर एग्जामिनेशन के लिए, आप वो फॉरेंसिक की साइंटिफिक मेथड ही यूज कर रहे हैं ना।
जहां पर भी हम साइंटिफिक तरीके से Yes. इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो एक फॉरेंसिक साइंस है। Forensic ये science, एक yes. वन लाइनर Yes. एक्सप्लेनेशन हो सकती है Yes. इसकी। ठीक है, कोई एग्जांपल आप, क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस Right. को सॉल्व किया होगा और बहुत सारे केसेस में आप उलझे भी होंगे। राइट। बेसिकली पहले आप अपनी मुझे एक्सपर्टीज बताओ। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जहां पर फॉरेंसिक अपने काम करते हैं, राइट। आपकी एक्सपर्टीज क्या है और किस तरीके के केसेस में आपको लगता है आपने बेंचमार्क एस्टेब्लिश किए हैं? देखिए, इस क्वेश्चन से जाने से पहले मैं एक कुछ अच्छे पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट फॉरेंसिक, जो मुझे अभी जस्ट याद आया कि फॉरेंसिक एक्चुअली आज ये जो वर्ड टर्मोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, ये आपको जान के हैरानी होगी कि ये फॉरेंसिक जो है, आप अगर कौटिल्य चाणक्य के जमाने में यस के टाइम की अगर चीजें अर्थशास्त्र उसको अगर आप रीड करते हैं तो 2300 साल पहले उन्होंने आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। ये चीजें आती हैं सामने। आप इसके बाद अगर कैसे मतलब फिंगरप्रिंट 2 इंडिविजुअल्स के डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ठीक है, यानी 2300 साल पहले ये सारी बातें होने लगी। 2300 साल पहले कि कैसे किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन होगी। आप नेक्स्ट अगर आते हैं, जब हमारे ग्रंथ्स को देखते हैं जो मेडिको से संबंधित है या रिलेटेड है, आप उसमें देखते हैं कि कई कॉज ऑफ डेथ, टाइप ऑफ इंजुरी, ये सब चीजें आने लगी थी, सर्जरी। बिल्कुल। तो ये मतलब ये स्टार्टिंग थी फॉरेंसिक की हमारे कई सौ साल पहले। लोग आज ये बोल रहे हैं कि इसमें हमने ये किया है वो किया, बट इसकी जो बेस थी वो हमारे हिंदुस्तान में ही रखी गई थी। डिटेक्टिव्स के बारे में तो मैं कहूंगा गुप्तचर उस जमाने में कहे जाते थे, और बल्कि बिल्कुल 2300 साल नहीं पहले, ये तो महाभारत के समय में, रामायण में हम पढ़ते हैं कि गुप्तचर हुआ करते थे। तो ये तो बहुत पुरानी है। तो आज भी डिटेक्टिव्स होते हैं। आपने भी मुझे अपने ऑफ कैमरा भी आपने बताया मुझे कि आप डिटेक्टिव भी रही हैं और डिटेक्टिव भी आपने काम किया, एज अ डिटेक्टिव भी आपने काम किया। एक्चुअली मैं आपको जो बताया तो वो ये था कि आई एम द ओनली वन, आई फील सो, आई एम ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड कि मैंने फॉरेंसिक में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ मेरी जो एक तो मैं फॉरेंसिक में जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया विथ मैंने फील्ड पे ट्रेनिंग एंड वर्क के साथ किया। अच्छा, हाँ, ये मैं आप वर्किंग थे ड्यूरिंग द कोर्स? यस, बिकॉज आई वाज वर्किंग, बिकॉज व्हाट आई बिलीव, और ये हर स्टूडेंट को फॉरेंसिक में जो आना चाहता है वो हर किसी को ये याद रखना चाहिए, आफ्टर 12th वो आपकी स्टडी नहीं है, वो आपकी कला है। उसे आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्यार करना पड़ेगा, आपको शागिर्द बनना पड़ेगा किसी का। आपको वो गुरु चेले की जो विद्या मिलेगी नहीं, विद्या मांगनी पड़ेगी, गुरु चेले की परंपरा। तो आई एम ब्लेस्ड, आई फील सो, क्योंकि मुझे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर मिश्रा, उनके अंडर पे मैंने अपनी एजुकेशन भी की और उन्हीं के अंडर पे मैंने अपनी फॉरेंसिक की ट्रेनिंग की, एंड मैंने उनके अंडर में कई केसेस किए और आई फील सो ब्लेस्ड। एंड फिर उसके बाद मुझे एक और मौका मिला कि हिंदुस्तान के कहे जाने वाले, लाइक ही नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया, मिस्टर रमेश सी मदान साहब, विजय श्री रमेश सी मदान साहब, उनके अंडर पे मैंने वो फर्स्ट डिटेक्टिव उन्हें बोला जाता है, प्राइवेट डिटेक्टिव, यस। एंड उनके अंडर पे मैंने काम किया, काम सीखा, एंड आज मैंने बताया, हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, न्याय सूत्र इन्वेस्टिगेशन। उसमें वो एज अ चीफ है हमारे। अच्छा। एंड उसमें हम इंडिया के टॉप मोस्ट जितने भी अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जैसे आप मान लीजिए जर्नलिज्म के हैं, कोई लॉयर हैं, फॉरेंसिक के हैं, या कोई इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। डिटेक्टिव वर्ड तो ग्लोरीफाई वर्ड है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्टिंग क्यूरियस है वर्ड, मैं भी इस पे आने वाला था। तो वो हमने एक फॉर्म किया कि किसी को भी किसी भी तरीके की नीड है कंसल्टेशंस की, सर्विसेज की, डेफिनेटली विल हेल्प, क्योंकि लोगों की रीच नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। इस वजह से फिर हमने वो किया, एंड वो मैंने आपको बताया था कि आई एम द शायद ओनली वन, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मैंने फॉरेंसिक्स के में भी एक महान पर्सन के अंडर पे किया, और साथ में जब मैंने इन्वेस्टिगेशन को इन रियल लाइफ समझा, इन्वेस्टिगेशन केसेस देखे, तो वो मदान साहब के अंडर। डिटेक्टिव्स के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे एक ऐसी इमेज बनती है, जैसे गुप्तचर मैंने अभी बोला था कि एक भीड़ में छुपा हुआ वो इंसान जो आपके जैसा दिख रहा है बट आपके जैसा है नहीं, वो दूसरे खेमे से आया है, वो दूसरी तरफ से आया है। तो ऐसा कोई केस आपके दिमाग में है जहां आपको डिटेक्टिव बनकर काम करना बहुत रिस्की लगा हो, और आपको लगा हो नहीं, पहली बार मैंने कुछ एक ऐसा काम किया है जो एज अ डिटेक्टिव बहुत अच्छा है, बहुत ही सोशल है, नोबल है, बट बहुत रिस्की था? क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सुनने में मुझे लगता है कि कोई डिटेक्टिव है, तो आपके एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे उसमें। राइट। जो ये वर्ड है, मैंने जैसे बताया डिटेक्टिव, ग्लोरीफाई वर्ड है,
एक्चुअली वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस. Okay. आई बिलीव ओनली कि अगर मैंने जिंदगी में जिस तरीके से आपने एक तो ये जो वर्ड है डिटेक्टिव, हाँ. इससे ग्लोरीफाई किसने किया? जेम्स बॉन्ड, या एग्जैक्टली, है ना? जेम्स बॉन्ड. और हम इंडियंस मोस्टली जो हमारे टाइम के, अभी तो डिजिटल हो गया है, लोगों को मनोहर कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है, मसाला चाहिए उन्हें. इस वजह मैं से नाम भूल रहा हूँ बट एक मैगजीन में पहले आती थी डिटेक्टिव जासूस विजय, जासूस पे विजय, बहुत बड़ा yes, 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 फेमस सीरियल yes, था. बहुत फेमस हाँ. सीरियल था. इस वजह से सुराग एक आता था, सुराग बहुत पहले हाँ. सीरियल था. एक मूवी आई थी बख्शी, बॉन्केस समथिंग, व्योमकेश बख्शी, एग्जैक्टली. वॉम्केस एंड वन थी एक बादशाह, हाँ, शाहरुख खान. एग्जैक्टली, वो भी वहां से मुझे लगता है डिटेक्टिव Yes. को मैंने समझा होगा बादशाह मूवी Yes, से. yes. और बड़ी ही ग्लोरीफाई एक सेटअप था उनका. Yes, yes. तो वो एक डिटेक्टिव की याद है. तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ये जो वर्ड है ग्लोरीफाई वर्ड्स हैं, बट व्हाट इन रियल कि एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो केस बताने जा रहा हूँ, एक मर्डर केस था जिसे मैंने हैंडल किया था एंड मेरी टीम ने. ओके. ये केस हमारे पास आया और बहुत सीरियस मैटर था कि एक पर्सन थे जिनकी वाइफ करीब 5 से 6 साल पहले ये था कि वो रेलवे ट्रैक में एक बॉडी मिली है. ठीक है. एंड रेलवे ट्रैक में बॉडी मिली है और बॉडी को जब आइडेंटिफाई किया उनके फादर ने, तो वो बोले कि मेरी बेटी है. एक बॉडी मिलती है, मैं एक शॉर्ट उसमें बता रहा हूँ आपको, एक बॉडी मिलती है रेलवे ट्रैक में और उसका फेस एंड सब कुछ बेकार कर दिया गया है. एंड उसके डैड इस चीज़ को ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये मेरी बेटी है. अब नेक्स्ट कट ये होता है कि उनके डैड कोर्ट में भी ये एक्सेप्ट करते हैं मेरी बेटी है, एंड ये जो भी हुआ है इसके पीछे जो रीज़न है वो उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली है. ओके. तो कोर्ट उनके ऊपर वो मतलब कोर्ट जो भी उसमें जजमेंट आता है वो सारे अंदर चले जाते हैं. केस चलता रहता है, फिर भी अरेस्ट होते हैं. इसके बाद यानी इन-लॉज जो थे, इन-लॉज वो जेल की सलाखों के पीछे पूरे ठीक है. पूरे जितने भी इन-लॉज थे, उसका हस्बैंड था, वो सारे सलाखों के पीछे होते हैं. ठीक है. एंड ये केस चलता है करीब 3 से 4 से 5 साल तक एंड कंटिन्यू. आफ्टर 4-5 ईयर्स, मुझे अच्छे क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है, 4-5 ईयर के बाद उनका जो छोटा भाई था पर्सन का, हस्बैंड के, जो डेड बॉडी है, जो उस महिला का देवर है. ठीक है. वो पर्सन हमारे पास आता है और वो बहुत कन्विक्शन के साथ ये बोलता है कि सर मैं चाहता हूँ इस केस को आप लोग ऐसा मतलब फॉरेंसिक वे पे इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, देखें. मुझे बिलीव है कि मेरी जो भाभी है वो जिंदा है. अच्छा. 4 से 5 साल बाद जब डेथ डिक्लेयर हो चुकी थी, आइडेंटिफाई भी हो गई थी. ओके. बॉडी भी मिल गई थी. फिर उसके बाद ये बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि इस टाइप के केसेस नॉर्मली हम अपने एक्सपीरियंस में नहीं सुने थे. मूवीज में तो बहुत मिल जाते हैं. 5 साल पहले जिसकी डेथ हो गई उसे वापस से उस केस को रीओपन करके फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करना. दूसरी बात ये है कि जब ये केस आया था उस तरीके से डिजिटलाइजेशन एंड ऑल भी नहीं थे, यानी कि हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें. इसके बाद क्या हुआ कि हमने उसकी बातें पूरी सुनी और हमने पूछा कि उस वक्त आप कहाँ थे. तो उन्होंने बताया ये जब सारा केस हुआ है मामला, तो वो बॉम्बे में था, बहुत अच्छी फैमिली थी. ठीक है. एंड तो वो बच गया, अदरवाइज वो भी बिहाइंड द बार होता. कट टू उस बंदे ने हमारे से रिक्वेस्ट किया, तो हम अब यहाँ पर आती है फॉरेंसिक पर्सन की पहली जो जिम्मेदारी है, जो केस बताया जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, क्या ये सही है, ये सच बोल रहा है, या नहीं, कि आप अपने एथिक्स के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं. तो हमारी जो एथिक्स है, जो मैंने सीखी है, जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं पहले आइडेंटिफाई करता हूँ जो हमारे पास कंप्लेन आ रही है, जो कंप्लेनेंट है वो सही है या नहीं. ओके. तो उस चीज़ को हमने सुना. उसके बाद वो पर्सन से हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो लेना थी ली, और उसके एडवोकेट ने बोला कि ये सही बोल रहा है और इसका ये कहना मैंने देखा है. बट कोई भी पर्सन कोर्ट में जाके बोलने के लिए रेडी नहीं है. ओके. क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि प्रॉब्लम में पड़े, क्योंकि दोनों पार्टी अपने में थोड़े मजबूत थे. अच्छा. तो वो पर्सन, हमने फिर क्या किया, अब यहाँ पर आता है फॉरेंसिक पर्सन, मतलब हमें एविडेंस कलेक्ट करना है थ्रू क्या कहते हैं साइंटिफिक मेथड. बट यहाँ पर उसके साथ पहले हमें खुद कंफर्म होना है, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन जो हम बोलते हैं फिजिकल इन्वेस्टिगेशन करानी है. चेक करना है कि क्या ये पर्सन जो बोल रहा है सही है या नहीं है. तो हमने फिर अपने थ्रू सोर्सेज एंड ऑल हमने इन्वेस्टिगेशन कराई और पता किया कि हाँ, कि ये जो बोल रहा था सही है.
ओके। है ना। बट कोर्ट में कैसे प्रूफ करना है, साइंटिफिक मेथड पे। नहीं, आपको पहले ये भी तो सर्च करना पड़ेगा कि वो सच में जिंदा है या नहीं है, वो क्योंकि ये बात तो तभी तय होगी जब वो महिला जो जिंदा है, जिसको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, वो पहले फाइंड आउट हो। देखिए इसमें दो हैं। ये आपने पहला पॉइंट ये किया कि वो लेडी जिंदा है या नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली जब हम अगर कंफर्म कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। पहली बात है कि वो पर्सन आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो सारी कंफर्मेशंस के बाद, सारी साइंटिफिक मेथड के बाद हमने ये कंफर्म किया ये जो लड़का बोल रहा है ये सही है। ओके, ये सही है। और आपके पास इसके साइंटिफिक एविडेंस थे कोर्ट में रखने के लिए। कोर्ट में रखने के लिए, ठीक है। फिर हमने और इसके बाद मैं और एक बात, ये एक पॉइंट और मैं ऐड कर रहा हूँ जो आगे शायद इस चीज पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर ये होता है कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो क्यों सक्सेसफुल नहीं होती, फिर भी कई केसेस हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि जब हमने इस केस को कुछ लोगों से डिस्कस किया, कुछ सीनियर पर्सन थे कि इस केस को कैसे किया जाए, तो उनका ये कहना था ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास बायोलॉजिकल कोई भी एविडेंस नहीं है। 4-5 साल पहले बॉडी अब तो खत्म हो गई होगी, कैसे करेंगे हम, है ना। ऑलरेडी फादर ने आइडेंटिफाई कर लिया है बॉडी। सही बात। तो ये ओपन एंड शट केस जैसा लग रहा है। केस था, बट डजंट मीन कि वो गलत थे। हो सकता है उनके एक्सपीरियंस पे इस तरह के केसेस नहीं आए थे, इसलिए वो उनकी ओपिनियन थी। जरूरी नहीं कि वो ओपिनियन पे मैं चलूं। तो मेरी ओपिनियन ये थी कि नहीं, अगर मैं सेटिस्फाई हूँ उस पर्सन के और उसके बाद मैं जो एविडेंस देख रहा हूँ, इट मीन्स मुझे केस करना है। डिफरेंस समझ गए। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, पूरी तरीके से ऑब्वियस सी बात है, फिर इसमें हमने अपने मदान साहब से भी कंसल्ट किया, मिश्रा जी से भी कंसल्ट किया, एंड फिर उसके बाद हमने जो प्रेजेंट किया कोर्ट में, प्रोड्यूस किया और उनको जस्टिफाई किया कि वाई ही इज़ राइट। एंड उस केस में बहुत चैलेंजेस भी थे क्योंकि इस तरीके का दोबारा रीओपन करके केस को, एविडेंस को प्रोड्यूस करना इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, आप बिलीव नहीं करेंगे वो केस कोर्ट भी पूछेगा क्या बेस है इसका, क्या बेस है इसका। एंड मैंने लाइफ में बहुत केसेस किए हैं, मतलब मैंने गवर्नमेंट, प्राइवेट, कॉर्पोरेट सारा हैंडल किया। कितने नंबर ऑफ केसेस होंगे अंदाजन? मोर देन, आई थिंक कॉर्पोरेट अगर मैं सारा कुछ इंक्लूड करूं, क्योंकि मैं मोर देन 4,000-5,000 केसेस, क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, सब तरीके के केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन, लगभग 5,000 से ज्यादा केसेस आपने किए। यस, क्योंकि आप कॉर्पोरेट में होते हैं तो वो तो पर डे आपके पास नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब इस तरीके जब हम केसेस कर रहे थे, वैरायटीज ऑफ वो देख रहे थे, तो ये केस इसलिए मेरे लिए स्पेशल था। पहली बार मुझे ये सेटिस्फैक्शन मिला कि मैं जब ये केस में इक्विटल हुए सारे हम, और हमारा जो पर्सन था, हमारे जो क्लाइंट थे वो बाहर हुए, एंड तो वो बाद में ये कोर्ट में प्रूफ हो गया कि वो महिला जिंदा है। बाद में वो सामने आई, कोर्ट में प्रेजेंट हुई। वो हमारा चैलेंज नहीं था। अच्छा, वो नेक्स्ट, आपको सिर्फ ये प्रूफ करना था कि डेड बॉडी जो है उस महिला की नहीं। नेक्स्ट कोर्ट की प्रॉब्लम थी, कोर्ट नहीं, उस पर्सन की प्रॉब्लम थी। वो ये प्रूफ करता कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी सही थी या नहीं, और वो डेड बॉडी फिर किसकी थी। नहीं, यहाँ तक ये तो तय हो गया कि वो डेड बॉडी उस महिला की तो नहीं थी, और हमने एक क्वेश्चन मार्क भी छोड़ दिया कि फिर से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी पुलिस प्रोसीजर के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये केस। एंड ये केस इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे उस दिन ये फील हुआ था कि जिस तरीके से होता है ना, आप अपनी फील्ड में कुछ चीज़ों को, किसी को एक रिलैक्स फील करता है कोई आपकी वजह से, या वो फ्री होता है किसी चीज़ से, तो आपको ये फील होता है कि नहीं, शायद इस जर्नी के लिए ही मैं इस फील्ड में आया था। एक सेटिस्फैक्शन मैंने किसी को जेल से बाहर निकाला जो गलत सजा भोग रहा था। यस, एंड उस केस में मेरे मतलब कंटिन्यू मेरे 6 घंटे की क्रॉस चली थी। एंड दैट टाइम आई वाज क्वाइट यंग, और उसके बाद भी उस केस, और इनफैक्ट अभी रिसेंट में उनके एडवोकेट जो मैंने सुना है, मैं तो कभी नहीं गया, बट मैंने सुना है कोर्ट के अंदर जब जज के सामने आप होते हैं तो वहां कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, सब अपीयर होने के टाइम पर बहुत ही नॉर्मल होते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल होता है शायद। कानपुर कोर्ट बेस्ट है। अच्छा। अगर आपको किसी को अगर सीखनी है क्रॉस एंड ऑल, कानपुर कोर्ट बेस्ट, मतलब वहां पर आपको सिखा देंगे कि हु आर यू। ओके, कोई खास एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, एक्चुअली आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, वहाँ के लॉयर्स के पास अपने क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, आप यूं फेस नहीं कर सकते हैं। ओके, वो हर तरीके तो से आप तारीफ कर रहे हैं कि कानपुर के जो लॉयर्स हैं, कानपुर की जो दलीलें वहां पर बहुत फैक्टफुल होंगी, फैक्टफुल होंगी, और उनका जो क्रॉस करना मुश्किल है, क्रॉस करना मुश्किल के साथ वो जो वे होता है, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस है,
मैं हर सभी के वो नहीं कर सकता, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, उनके जो वे होंगे क्रॉस के, उनके पास जो क्वेश्चंस होंगे, हर कोई वो नहीं कर सकता। बड़ा मुश्किल हुआ बहुत और फिर बहुत। आपने उस केस को जीत लिया उनसे। यस, आप बड़ा फील कर रहे होंगे। नहीं, यस ये तो मैं मानता हूँ हम सभी एक दूसरे के मतलब मीडियम है। हाँ हाँ वो केस शायद मेरे थ्रू होना था, इस वजह से वो शायद इनोसेंट थे, इसीलिए वो बाहर हुए। लेकिन आपकी स्टोरी सुन के, ये एक्सपीरियंस सुन के बड़ा ही ग्लोरीफाई मैं फील कर रहा हूँ कि यार ये प्रोफेशन बड़ा अच्छा था, मैं क्यों नहीं आया इस प्रोफेशन में। बड़ा ही अट्रैक्टिव सा लग रहा है ये। आप लोग भी जिस प्रोफेशन में हैं, आप एक पिलर हैं हिंदुस्तान। ये सबका अपना अपना कोई ना कोई काम, ऑब्वियस सी बात है। तो वो आप लोग भी कहीं ना कहीं तो हेल्प कर रहे हैं चीजों को। बहुत सारे केसेस हैं जो सॉल्व नहीं हो पाए, जैसे मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, या सॉल्व हो भी गए, चार्जशीट फाइनल भी हो गई, जेल में, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया। कुछ केसेस हैं जिनमें कुछ को सजा मिली, जेल में है, बट वो उन लोगों को आज भी ये कहा जाता है मीडिया में भी और बाहर भी, पब्लिक ये कहती है कि ये शायद ये गुनाहगार नहीं थे, या थे, कुछ पता नहीं लग पाया। जैसे मैं कुछ नाम लूंगा, सुशांत सिंह राजपूत केस अभी चल रहा है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट उसमें फॉरेंसिक को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भाई उन्होंने फांसी लगाई तो कैसे लगाई। हम किसी केस के इन डेप्थ में नहीं जा रहे, बट रेफरेंस के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ। आरुषि तलवार मर्डर केस हुआ, निठारी कांड हुआ, शीना वोरा मर्डर केस हुआ। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई, फॉरेंसिक ने भी काम किया, बट सवाल रहे। तो आप मुझे ये बता पाएंगे कि सवाल, क्योंकि फॉरेंसिक जो काम करता है वो साइंटिफिक एविडेंस पर काम करता है, बट स्टिल 99.9% ही अपनी रिपोर्ट में, मैंने जहां तक पढ़ा और सुना है कि वो 99.9% ही ये कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, बाकी 0.1% की गुंजाइश वो भी छोड़ता है। तो क्या फॉरेंसिक साइंस में भी आपको लगता है कि तमाम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कहीं पर लूपहोल्स रह जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर दूसरों ने काम नहीं किया? ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी एजेंसीज को भी काम करना है, तो क्या कुछ लूपहोल्स रह जाते हैं? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि यार उसने ये अगर एविडेंस को सही कलेक्ट किया होता तो शायद ही मेरा काम आसान रहता। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। नेचर भी, जब नेचर हमें ये नहीं बोलता कि मैं तुम्हारे 100 साल की गारंटी लेता हूँ, तो हम फिर फॉरेंसिक वालों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हर चीजें 100% हो। देखिए, फॉरेंसिक जो वर्क करता है ना, एक लॉ है, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। तो जो भी पर्सन है, जिस केस में भी काम कर रहा है, कोई भी XYZ जो भी केस है, जो पर्सन है जिस केस में काम कर रहा है, उसकी उस टाइम उस केस की सिचुएशन क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, फिर उस किस सराउंडिंग पे वो काम कर रहा है, किस प्रेशर, किस मतलब उसके ऊपर किस तरीके का, और अलग कई तरीके कौन से केसेस वो हैंडल कर रहा है ना, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस क्या है। इस तरीके से वो फिर फाइनली जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तभी जब वो प्रेजेंट है जिस केस के लिए, वो अपना 100% देगा। देखिए, एक्सेप्शंस हर जगह होता है, 5 fingers नेवर सेम, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर फील्ड में है एक्सेप्शंस, बट जो एक रेंज है ओवरऑल, हर एक्सपर्ट चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड्स का हो, वो अपने काम पे बेस्ट करेगा। अब सपोज जब वो कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी जो आपने बताया कि उसकी जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे जो काम कर रहा है, तो 2 चीज पे और काम करेगा, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी के साथ उसने क्या एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, और उसकी जो लर्निंग क्या रही है। ठीक है, जिस केस में कर रहा है, माइट भी वो जो जिस केस में वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए गया, हो सकता है उस तरीके का केस उसके लिए पहला है, या उसे लगता है कि ये केस जो कर रहा है, या जो उसके लिए पर्टिकुलर एविडेंस इंपॉर्टेंट है, माइट भी वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, बिल्कुल, लेकिन इट डजंट मीन कि वो गलत है। तो अपनी तरफ से कोई भी पर्सन कभी भी गलत मतलब ये नहीं देखेगा कि मैं अपनी तरफ से गलत करूं या मैं इस केस को खराब करूं, क्योंकि देखिए कल के दिन उसको आंसर किसको प्रोड्यूस किसके सामने करना है, जज साहब के सामने करना है, कोर्ट में आपको एंड कोर्ट के सामने ही प्रूफ करना है। एंड जब कोर्ट के सामने आपको प्रूफ करना है, और उसे ये पता है कल के दिन कोई क्रॉस भी हो सकता है मेरा, कोई नया एक्सपर्ट आएगा जो मुझे क्रॉस करेगा, तो अपनी तरफ से वो 100% करेगा। हाँ, जहां पर ये प्रोबेबिलिटी की बात आती है, शायद इसीलिए एक डिफेंस लॉयर होता है और एक आपका अपोनेंट लॉयर होता है, बिल्कुल, दोनों तरफ से। तो जहां पर लूप होल्स जो आप बोल रहे हैं, वहां पर ही तो फिर नेक्स्ट एक्सपर्ट हम जैसे लोग काम करते हैं ना, हम अपनी ओपिनियन देते नहीं, यहाँ पर आपने गलत छोड़। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि तलवार मूवी एक आई थी जो कि आरुषि तलवार मर्डर केस पर बेस्ड थी,
और उसमें आई डोंट नो कि उन्होंने एक मतलब फिल्म में दिखाने के लिए ड्रामेटिक तरीके से उस चीज को वहां पर दिखाया या वो फैक्ट था, बट उसमें ये दिखाया गया कि टाइपोग्राफी एरर की बात की गई कि भाई जो रिपोर्ट आई थी सीबीआई ने जब बाद में उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाई फॉरेंसिक की, तो उसमें टाइपोग्राफी एरर था। या फिर ये दिखाया कि भाई जहां पर खून के धब्बे थे तो उस वक्त पर पुलिस ने, जो लोकल पुलिस स्टेशन था, उसने एविडेंस सही तरीके से कलेक्ट नहीं किए या ध्यान नहीं दिया और वो बाद में पानी से धुल गए, तो जिसकी वजह से वहां पर सही तरीके से सारी एविडेंसेस नहीं मिल पाए। बाद में वो चैलेंजेस फील हुए सीबीआई को भी और बाकी। तो क्या ये सारी चीजें होती हैं कि दूसरी एजेंसी ने सही तरीके से या लोकल पुलिस स्टेशन ने सही तरीके से एविडेंसेस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका चैलेंज कोर्ट में एट द एंड रिजल्ट पर पड़ रहा है? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा, डेफिनेटली मैंने जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई भी जो ऑफिसर कर रहा होता है या कोई प्राइवेट में कॉर्पोरेट में कर रहा होता है, व्हाटएवर, जो भी पर्सन इन्वेस्टिगेशन किसी पर्टिकुलर का केस का कर रहा है, मैंने आपको बताया वो पर्टिकुलर अपने एक्सपीरियंस और अपने लर्निंग के आधार पे करता है। अब उस पर्टिकुलर पर्सन से माइट भी ह्यूमन एरर भी हो सकता है, गलतियां भी हो सकती हैं इसमें, और ये हर फील्ड में नेग्लिजेंस भी हो सकता है। यस, नेग्लिजेंस भी हो सकता है हर तरीके से। और जब ऐसा होता है कोर्ट में, इनफैक्ट जब कोर्ट में पाया जाता है ऑफिशियल्स के भी नेग्लिजेंस, तो डेफिनेटली कोर्ट उसमें एक्शन लेती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज, देखिए 100% एफर्ट 100% होता है, लेकिन उसका रिजल्ट 100% है, इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी में डिपेंड करती है। ओके, तो ये आप पॉसिबिलिटी मानते हो कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जहां पर आपको लगता है कि ठीक है, यहाँ पर कोई ह्यूमन एरर या नेग्लिजेंस की वजह से रिजल्ट पर असर आ सकता है। क्योंकि जब एविडेंस ही नहीं है तो आप कैसे उसको रिसर्च और करेंगे? मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, जो ये आरुषि का जो आपके केस है, आरुषि का केस कौन से ईयर में हुआ था? 2008 आई थिंक अप्रॉक्स हुआ था। अप्रॉक्स। क्या हमारी टेक्नोलॉजी उतनी हाई थी, उतनी एडवांस थी? नहीं थी। डिजिटलाइजेशन नहीं था, एआई का दौर नहीं था। आज जब हम उस केस को देखते हैं, हम बहुत सारे बोलते हैं हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बट उस टाइम की और दूसरा अवेयरनेस नहीं थी। जैसे अभी हम बहुत अप्रिशिएशन की बात है कि अभी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने एक स्टेप लिया है कि हर केस में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट मस्ट होगा आगे आने वाले टाइम पे, कि वो हर एक केस इन्वेस्टिगेशन में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ले जाना होगा, लेकिन ये पहले नहीं था। एंड दूसरी बात है, ये मेरे कुछ अपने लोग भी हैं, एंड एक बहुत अच्छी बात है कि पुलिस ऑफिसर्स में भी आज फॉरेंसिक के लोग भी अपॉइंट हो रहे हैं। जैसे वन ऑफ माई लाइक मतलब मैं उन्हें सिस्टर बोलता हूँ, एंड दिल्ली पुलिस में है वो, और वो फॉरेंसिक से हैं, उन्होंने फॉरेंसिक की स्टडी की है, पोस्ट ग्रेजुएट। तो अब देखिए परिवर्तन तो होगा ना, हो रहा है शुरुआत, तो वैसे ही बदलते दौर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यस, बदलते दौर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, चीजें हो रही हैं, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड दूसरी बात है, जो इस तरह के केसेस हुए हैं, उस टाइम की सिनेरियो देखिए, जब केसेस होते थे डायरेक्टली कोई भी कांस्टेबल या पुलिस जा रहा है तो वो अवेयर भी नहीं होता था उस टाइम उतना फॉरेंसिक। उसी टाइम पे एक निठारी कांड भी हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टिगेशन जरूरी थी, उसमें बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी, क्योंकि वो केस ही अलग था। वेल, देश में ना बहुत सारे फेक केसेस भी हैं, मैं उन पर भी आपसे थोड़ी बात करूंगा। जैसे कि इन लॉज के ऊपर आपने अभी एक केस का जो जिक्र किया था, तब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि इन लॉज के ऊपर फेक चार्जेस लग जाना, कि भाई किसी की शादी होके आई महिला, बहुत सारे रियल केसेस भी होते हैं, मैं किसी भी केस को रियल और फेक नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे फेक केसेस में क्या होता है कि भाई किसी महिला ने अपने इन लॉज पर या अपने हस्बैंड पर फेक केस लगा दिया, चाहे वो डाउरी का रहा या किसी भी तरीके के वायलेंस का रहा, और वो सारे जेल के अंदर हैं। ऐसे कुछ केसेस का रेफरेंस मेरे पास भी है, जो मेरे नोन में लोग हैं। या फिर कोलीग्स के बीच में हो जाता है कि भाई किसी भी महिला ने किसी भी मेल के ऊपर चार्जेस लगा दिए, वो अब मीडिया ट्रायल का भी सामना कर रहा है, पब्लिक ट्रायल का भी कर रहा है और कोर्ट ट्रायल का भी कर रहा है। ऐसे केसेस में क्या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स या जिस तरीके से आप काम करते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं, कैसे हेल्प कर पाते हैं? ऐसे लोगों के बहुत सारे केसेस हैं जो ये कहते हैं कि फेक चार्जेस हमारे ऊपर लगा दिए गए, या एक पटियाला कोर्ट की भी एक बार एक जज ने कहा था कि जितने केसेस आते हैं उनमें से कई सारे फेक भी होते हैं। तो किस तरीके से फॉरेंसिक एक्सपर्ट काम करेंगे उसमें? देखिए, जो पॉइंट आपने बोला कि औरतों आज की डेट में मेल्स के ऊपर बहुत सारे, और ये उस बेस पे माइंड भी आपने बोला होगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे लॉज बन रहे हैं, उनका गलत यूज कुछ लोग करते हैं, बट उसका मेजर आप जानते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, प्रीवियस करंट व्हाटएवर, देखिए कोई भी लॉज बनते हैं ना, वो एक डेटाबेस पे बनते हैं। आप एनसीआरबी का डेटा आपको पता होगा, आज भी औरतों के ऊपर
क्रिमिनल जो क्राइम हो रहे हैं, वुमेन क्राइम एंड ऑल, वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं। आई एग्री। तो जब इस तरीके का हो रहा है तो हम कुछ केसेस को पकड़ते हैं जहां, और मैंने आपको बोला एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली जब ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं तो कल गवर्नमेंट इसमें भी स्टेप लेगी, चीजें बढ़ेंगी, और रही हैं पहले। आज अगर वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जो रूल्स बन रहे हैं, लॉ बन रहे हैं, उसके पीछे डेटा है जो ये बोलता है कि नहीं, अभी भी वुमेन के ऊपर जो क्राइम्स हैं, चाइल्ड की हैं। 2012 में निर्भया कांड जब हुआ, उसके बाद बहुत सारे केसेस बने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो फेक केसेस आते, मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसको ये लगता है कि उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे उसकी फैमिली पर, वो फेक चार्जेस हैं, वो गलत चार्जेस है जिसका वो भुगतान कर रहे हैं सजा के तौर पर। अब वो व्यक्ति आपके पास आता है, कहता है जी मेरे साथ गलत हुआ है, कोर्ट ने हमें सजा दे दी है, हम जेल में हैं या फिर हम सजा भोग रहे हैं, आप कैसे अब हेल्प कर पाएंगे उनको? देखिए, जो इस तरह के केसेस होते हैं, और पहली बात तो हम लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, डेफिनेटली हम उनसे पहली बात तो हम कंसल्ट करते हैं सारा कुछ, उनकी सारा जितने भी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उस बेस पे ये देखा जाता है कि सच में गलती किसकी है। पहली हमेशा प्री एग्जामिनेशन बहुत मस्ट है किसी भी केस की। बिल्कुल। अगर हम सेटिस्फाई होते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये अभी रिसेंट कुछ टाइम उसने हमें जो स्टोरी बताई थी वो ये थी, और कि उसकी जो वाइफ है, वो केस चल रहा है हमारा सेपरेशन का, और वो लेडी लेकिन उसे परेशान कर रही है अभी भी, ये बोल के हमें उसने स्टोरी बताई। ठीक है। एंड वो बच्चे को भी लेके चली गई है, वो उसके साथ नहीं रहती है, उसको बहुत परेशान की एंड ऑल। तो हमने बोला ठीक है, हमने सुना, तो हमसे क्या चाहते हैं वो ये जानते, उसका ये था कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आप प्लीज़ एक रिपोर्ट बनाइए कि वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं जिसमें फेक सिग्नेचर है उसकी वाइफ का। तो इस तरीके से तो हमें लगा कि एक तो पहली बात तो ये हमारे एथिक्स के खिलाफ था। दूसरी चीज़ ये थी कि ये पर्सन, और दूसरा उसका एक और क्वेश्चन था कि सर अगर आपके जो कलीग्स हैं, जैसे हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कंसल्टेशंस पे, इन्वेस्टिगेशंस पे, उसके किस तरीके से आगे जाना चाहिए, तो मैंने हमारे जो कलीग समझना है कि वो लेडी रहती कहाँ है। तो हमने मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, चीज़ों को समझा, जाना, तो ये पता चला ये पर्सन जब भी वो काम के से घर से मतलब काम के लिए निकलता था, वो लेडीज को ताला अंदर से लॉक करता था। वो घर के अंदर रहेगी। जब वो ड्रिंक करके आता था, वो फिक्स था उसका कि उसे वो अपने सिगरेट या उस चीज़ों से बर्न करेगा। उस महिला को, अपनी वाइफ को। तीसरा, वो लेडीज ने कहीं से ऑनलाइन कुछ एजुकेशन, डिप्लोमा समथिंग, और वो पर्सन एजुकेशन के लिए उसने ज्वाइन किया और इस पर्सन नहीं कराया था। सडन क्या होता है कि क्रैश कोर्स और ये सब होते हैं तो डेफिनेटली कॉल्स आते हैं, आएंगे, बिल्कुल, ये तो नॉर्मल सी चीजें, मार्केटिंग कॉल्स एंड ऑल से आते हैं। अब उसे ये लगा कि ये जो मेरी वाइफ है वो किसी के साथ है, अफेयर चल रहा है, उसको बहुत मारा। है ना, हमारी जो एक लेडी इन्वेस्टिगेटर थी, जब उनसे मिली और जब नॉर्मल डिस्कशन होने लगा, एंड कोर्ट में ही मिली वो नॉर्मल, यू वॉन्ट बिलीव कि वो रोने लगी थी कि इस तरीके से मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और वो सिर्फ उससे पीछा, और वो लेडी जो थी उनका कहीं पर भी कोई भी रिलेशन नहीं था, वो जस्ट उससे डर गई थी। वो बंदा साइकोलॉजिकल पूरी तरीके से हैंडीकैप था, वो उसे पता नहीं था वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। हमने फिर उसे बुलाया और मैंने ये बोला उसे कि मुझे छोड़ो, मेरे नोन में भी अगर तुम इस तरीके केस कराने के लिए जाओगे तो सबसे पहले हम तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। वो खुद गलत था और अपनी वाइफ के लिए वो केस करा रहा था। वो क्या कर रहा था, एविडेंस क्रिएट करवा रहा था। इसको, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। जो आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि आपको सबसे पहले जो बंदा आया है उसको क्रॉस एग्जामिन करके ये देखना होगा कि वो सही है या गलत है। और एक जो अच्छा एक्सपर्ट है, जो एथिक्स और वैल्यूज के साथ काम करेगा, वो ऑलवेज ये चेक करेगा, पहले बात तो ना बोलना सीखे। मैं आज की जनरेशन या जो भी लोग हैं जिस फील्ड में है, जो बंदा ना बोलना सीखेगा
वही बंदा एक्सेल करेगा जो अपने एथिक्स के साथ कल चल ओके पाएगा। एंड मैंने जो अपने गुरु मदान साहब से या अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है, हमने ऐसे कई बार हुआ है कि हमने केसेस को ना भी बोला है, जैसे ये केस था। एंड दूसरी बात है, ये मैं आपके जो लास्ट जो भी क्वेश्चन थे उसके एक आंसर आपको मैं देना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है, लोग लेकिन परसेप्शन में चलते हैं। बिल्कुल परसेप्शन, लोग हर कोई, खासकर हम हिंदुस्तानी हैं, हमें मजा आता है मसाले में, हमें भी आता था। बिल्कुल। हमने भी कभी एक मूवी देखी थी जो शाहरुख खान जी की बादशाह, हाँ। उसमें एक, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मूवी देख के एक बंदा आया था, वो क्या बोलता है, आपके पास शूज तो होंगे सर, वो चिपकने वाले, आप उससे से जाके मेरी वाइफ को देखिए ना क्या कर रही है। इस तरीके के लोग हैं। वो चिंगम वाला था बॉम्ब। एंड लोग जब से, एक तो डिजिटलाइजेशन का भी कई गलत मिसयूज भी हो रहा है, लोग घर में बैठ के अपने आप को 007 समझते हैं, वो ये समझते हैं जेम्स बॉन्ड कि अगर मैं हूंगा तो ये केस में ऐसा कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। सीआईडी में जो दिखा रहा है वो ठीक है, अवेयरनेस के लिए ठीक है, बट वो वैसा नहीं होता। फॉरेंसिक रियल लाइफ केस अलग होते हैं, उसमें आपको प्रेजेंट जो आपकी ग्लोरीफाई नहीं होते। यस, आपको आईक्यू लगाना पड़ता है, आपके दिमाग में तुरंत आपका माइंड बहुत प्रेजेंट होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। आपको सिक्के का दूसरा पहलू देखना है, जो दिख नहीं रहा। यस, आपको कागज के पीछे देखना है, आगे तो सब देख रहे हैं बिल्कुल कि उसके पीछे है क्या। और जब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब आप इमेजिनेशन पे रहते हैं कि हम ये कर लेते वो कर लेते। अच्छा, डिजिटलाइजेशन की आपने भी कई बार वर्ड लिया। डिजिटलाइजेशन के साथ साथ कई सारे कर्ज भी आए, जैसे कि फ्रॉड, ट्रांजैक्शनल फ्रॉड। आपने बताया था कि कॉर्पोरेट में भी आप काम करते हैं। बहुत सारे बार ऐसा होता है, किसी ने क्यूआर स्कैन किया और क्यूआर स्कैन करने के बाद उसका अकाउंट खाली हो गया। बहुत सारे जाम ताड़े, पूरी सीरीज इसके ऊपर आपने देखी भी होगी। इस तरीके के जो केसेस होते हैं, क्या फॉरेंसिक इनको भी इन्वेस्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, किसी के अकाउंट से पैसा कट गया, उसे पता भी नहीं है। मेरे एक फ्रेंड का केस ऐसा है कि वो रात में सो रहा है, मेरे पास सो रहा है, और उसके अकाउंट से 15,000 रुपए, एक ऐप है, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पर, उस ऐप से ट्रांजेक्शन हो जाता है। उस ऐप से ट्रांजेक्शन होने के बाद वो जहां से भी हुआ, उसकी कस्टमर केयर पर उसी ऐप के अंदर तुरंत वो उसे फ्रॉड, वो भी क्लेम भी करते हैं, मतलब चैट करके फ्रॉड करके, वो इसलिए किया गया कि हम दोबारा चैट इनिशिएट ना कर पाए जल्दी, और एंड कर दी गई, जिससे कि हम तुरंत कोई एक्शन ना लें। और वो रात में सो रहा है और ये सब कुछ उसके फोन पर हो रहा था, जबकि फोन हैक नहीं था, कुछ भी नहीं था। कंप्लेंट की, हर जगह पर कंप्लेंट की, बट वो ट्रांजेक्शन वापस नहीं आया। तो इस तरीके के केसेस आज बहुत बड़े लेवल पर होते हैं। तो उन केसेस में भी क्या फॉरेंसिक काम करता है? बिल्कुल, ये फॉरेंसिक मैंने बोला अपने आप में एक बहुत बड़ा वो इंस्टीट्यूशन है, समझ लीजिए, अलग अलग कोर्स हैं अपने में फॉरेंसिक। तो ये जिस तरीके का डिजिटलाइजेशन अभी हो रहा है, एक्चुअली देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। ये फोन है, ठीक है, ये इससे पहले भी था, बट कौन सा फोन हम यूज करते थे? कीपैड, ठीक है। 10 साल के आज देखते हैं हम सभी के पास स्मार्टफोन है, बिल्कुल, ठीक है। गांव में भी स्मार्टफोन्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ी है, चीजें बढ़ी हैं, बट अब इससे यूज कौन कर रहा है? समझ रहे हैं आप? अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसका यूज आपका क्या है, तो आपका यूज डिफरेंट होगा, मेरा यूज डिफरेंट होगा, इनका यूज डिफरेंट होगा। एग्जैक्टली, सभी के यूज डिफरेंट है। अब उससे कोई पर्सन अर्न कर रहा है, अपनी लाइफ को अच्छी बेटर कर रहा है, कुछ उसमें गलत राह पे जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है डेफिनेटली। आप ये जिस तरीके से, और ये आने वाले टाइम में जिस तरीके से एआई आया है, बिल्कुल, एआई में तो बहुत ज्यादा क्लोनिंग हो रही है। बहुत, मैं तो अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी हम, क्योंकि हम जो हैं ट्रेनिंग भी लेते हैं एंड अवेयरनेस क्लासेस एंड सेशंस भी लेते हैं कॉर्पोरेट लेके, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में भी, हम हर किसी को ये एक चीज बोलते हैं, प्लीज अपनी पिक्चर्स जो पर्सनल अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे डालना बंद करें। ओके, अभी एक नया ऐप आया है, एआई का टूल है, आप तो इससे अवेयर होंगे कि आपको जस्ट फोटो डालनी है, वो वीडियो बना के दे देगा, सब कुछ दे देगा। सही बात है। एंड कोई अभी बंदा नहीं है जो उसको, लिटरली ऐसे कई डीप फेक हो रहे हैं, सेलिब्रिटीज, यस, सेलिब्रिटीज के भी, आप बता पाना मुश्किल है कि इस, और जब तक बताएंगे तब तक वो चीजें वायरल हो चुकी है। ये इतनी बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट को पता है, वो काम भी कर रहे हैं, बट ये वो आज काम कर रहे हैं, कल तक कुछ और अपडेटेड आ जाता है, बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं एक चीज बताऊं, ये दरिया है, हाँ, आप किस को पकड़ोगे? एक इंटरनेट वर्ल्ड जो है दरिया है, समुद्र, बिल्कुल, इसमें अगर आपने एक चवन्नी डाली है तो किस को पकड़ोगे? कहां तक ढूंढोगे आप? तो उसी तरीके से ये जिस तरीके से चल रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। हम ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आज मैं आपको डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में भी बताऊंगा, प्लस इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी बताऊंगा कि डिजिटल फ्रॉड, एक तो पहली बात वो नहीं देखता आप किस पोस्ट में है,
आपको ये नहीं मैटर करता। मेरा एक फ्रेंड है, वो पुलिस ऑफिसर्स मतलब हैं, उनके साथ हुआ है। अभी मेरे एक कलीग हैं जो इन्वेस्टिगेशन में हैं, उनके साथ हुआ फ्रॉड। वो रात को सो रहे थे और अचानक से उनके पास मैसेज आता है कि 2,500 रुपये समथिंग कटे हैं। उन्होंने वो थोड़ा अवेयर है, वो विजिलेंट है, वो तुरंत गए और मोबाइल को पहले उन्होंने एयरपोर्ट प्लेन मोड में डाला, एंड फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत ऐप में गए और ब्लॉक किया। अच्छा, ओके, ब्लॉक किया उसको देखा एंड ब्लॉक किया। कस्टमर केयर के पास गए, उन्होंने पूछा ऐसा क्या है, क्यों हुआ है? तो उन्होंने बताया कस्टमर केयर ने कि एक्चुअली क्या है सर, ये जो जिस आईपी से हुआ है ये फॉरेन आईपी है। ठीक है, अब देखिए कितना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है ये आईपी क्या करते हैं, देखिए ओटीपी आप बोलेंगे, ओटीपी क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आता है कई बार। बिल्कुल, क्या होता है जब ये क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स में 2 टाइप के आईपीज आज की डेट में यूज हो रहे हैं, एक इंडियन आईपी और जो फ्रॉडस्टर हैं या जो जिस तरीके के जो क्रिमिनल माइंड इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं वो यूज करते हैं फॉरेन आईपी, जिसपे नीड नहीं होती ओटीपी की। ओके, यस, अभी तक कोई फिक्स्ड कोड नहीं क्रिएट किया गया है। हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम प्लस फॉरेन की, अगर वहां पर भी अगर आईपी पे काम कर रहे हैं, उस लिंक पे काम कर रहे हैं, तो वो ओटीपी मांगे। अच्छा, तो क्या होता है कि जैसे आपने अपनी डिटेल वो डाली कार्ड की डिटेल नॉर्मली सभी के पास होती है। बिल्कुल, ऑलमोस्ट आज की डेट में सभी ने अपना अमेज़न इधर उधर सेव करके रखा होता है, वो डेटा लीक हो गया। अब डार्क वेब पर आप पूछिए कि सीवीवी कैसे पाए। हाँ, है ना, इसमें एल्गोरिथम काम करता है, वो कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अच्छा, एआई टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसमें वो एल्गोरिथम यूज करेंगे कि कोई ऐसा पॉइंट, क्योंकि 3 नंबर का तो सीवीवी होगा, तो यस कॉम्बिनेशन पे जहां 999 कॉम्बिनेशंस में से उन्हें ज्यादा चीज नहीं चाहिए, 100 में से सिर्फ 10। ओके, ये रेशियो उनके लिए इनफ है। अच्छा, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट एआई टूल है वो कि आपको कार्ड डिटेल से बता देगा कि क्या इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो यूज कर रहे हैं, और वो कॉम्बिनेशन अभी क्या हो रहा है एग्जैक्ट, अभी एआई उस लेवल पे नहीं पहुंचा। अभी तो समझ लीजिए सर, न्यू बॉर्न बेबी, आने वाला 10 साल आप सोचिए। एग्जैक्टली, आने वाला 10 साल आप सोचिए क्या होने वाला है। तो वो सभी से रिक्वेस्ट होती है हमारी, जब तो हम काउंटर टेक्नोलॉजी नहीं निकालेंगे हम नहीं बहुत बुरे दौर में, बहुत बुरे दौर में। इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी के इनफैक्ट अभी रिसेंट जिन्हें फादर बोला जाता है, एलन मस्क, हाँ, उन्होंने भी ये चीज बोला ना, एआई जो है आने वाले फ्यूचर का सबसे ज्यादा खतरनाक टूल आप खतरनाक टूल है, एंड इट डिपेंड ऑन यू कि आप उसे कैसे यूज करते हैं। आप अपनी दिनचर्या सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, पर डे अपनी लाइफ को सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, आपको ये डालिए, आप इंजॉय करिए। ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी आप चलाइए, लेकिन किस स्पीड पे चला रहे हो मैटर करता है। आप कितना अपनी लाइफ को शेयर कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। आप अगर ये बोलते हैं, एंड अभी मेरे पास कुछ, क्योंकि वी ऑल्सो डू द काउंसलिंग्स एंड ऑल, रिलेशनशिप काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी एक फैमिली आई थी मेरे पास, उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा मोबाइल नहीं वो कर रहा है और वो एनी टाइम सिर्फ मोबाइल पे है, क्या करें अब। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा, वो जो बीज थी किसने डाली, किसने डाली, हमने डाली। बिल्कुल, और किस लिए डाली कि हमें एक फ्री स्पेस मिल सके। हम आज की दौर में इतनी ज्यादा बच्चा रो रहा है, हमने फोन दे दिया, खाना नहीं खा रहा, फोन दे दिया। और जो बीज आपने डाली तो वो क्या होगा, बड़ा तो होगा ना, पौधा बड़ा होगा। कि वो बच्चा रो रहा था तो बोलते हैं मुझे लगता है मेरा बेटा जो है अल्फा बेटा है, एक नए आज का टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं, अल्फा है। यस, तो मैंने बोला कि ये अल्फा बीटा तो मुझे नहीं पता, बट ये बेटा जरूर आपके लिए प्रॉब्लम है आने वाले टाइम में, और ये प्रॉब्लम क्रिएट आपने किया है। आप बेसिक नॉलेज अपनी लाइफ को, उसको आज की डेट में डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी आप, सबसे पहले आप उससे अच्छा इंसान तो बनाओ। बिल्कुल सही बात है, बाकी चीजें तो बन जाएंगी। अल्फा बीटा छोड़िए, आप मैन बना दीजिए, मैन बना दी बहुत है। क्योंकि ये सिर्फ आपका बेटा नहीं है, ये कल आने वाले समाज का बेटा, यस, देश का बेटा है। और वो कल के दिन हो सकता है हमारे आने वाले समाज को बहुत अच्छा करे। बिल्कुल, हो सकता है कि कल के दिन अपनी सर्विस किसी ना किसी सेक्टर में देगा, या तो वो डेवलपमेंट में देगा या तो वो क्राइम साइड में देगा। कहाँ देगा ये आपकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की परवरिश। एंड आप उसके बाद कई पेरेंट हैं जो अभी रो रहे हैं, ट्रस्ट मी, कि वो आके बोलते हैं कि अब हमसे बदतमीजी करने लगा है, वर्चुअल लाइफ में जीने लगे हैं बच्चे।
वर्चुअली डिजिटली जो हैं वो हैंडीकैप हो चुके हैं। आपको याद होगा एक गेम आया था ब्लू व्हेल गेम, जिसमें लोग बच्चे सुसाइड तक करने लगे थे। यस 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 एंड अभी भी बच्चे हो रहे हैं, उनके हाथ से फोन एक बार देखिए छीन के, आप उनके हाथ से फोन ले लीजिए, एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। आप उनको बना क्या रहे हैं? मेरा बेटा डिजिटल वो करेगा, आप 10 साल के बच्चों को फोन दे रहे हैं, वो भी स्मार्टफोन। क्या नीड क्या है? नीड थी जब आपकी लॉकडाउन थे, चीजें थी, बिल्कुल तब थी नीड। आप ये समझिए ना, वो आप अपना फोन दे रहे हैं, आप एडल्ट हैं, बिल्कुल, आपके पास हजारों मैसेज आते हैं। एल्गोरिथम ऐसा है कि आप जैसा कंटेंट देख रहे हैं वैसे ही वो उन्हें भी सजेस्ट करेगा। आपने बच्चे को दे दिया, हाँ, 2 घंटे के लिए आप बोले बेटा देखो, रील देखो। यस 2 घंटे के लिए आप रील देखो। पहली बात तो वो आप उसके बायोलॉजिकल उसके लिए सही नहीं है, बिल्कुल, हर तरीके का कंटेंट वहां पर आएगा। जो ग्राफिक और जो उसकी स्पीड है वो चीजें सही नहीं है। दूसरा, आपने उसको दे दिया, वो क्या करेगा? अब उस कंटेंट में हर तरीके का कंटेंट दिखेगा, है ना? उसको क्यूरियोसिटी होगी, इस तरीके क्या है ये, वो देखने का, यंग है वो बच्चा, बिल्कुल, है ना? इसलिए आज की डेट में आप देखे होंगे 12 साल 14 साल के बच्चों का ब्रेकअप वाले स्टेटस आने लगे हैं। रीजन क्या है? वो कंटेंट देख रहे हैं, तो वो ग्लोरीफाई हो रहा है, ग्लोरीफाई वो सारी चीजें, या ग्लोरीफाई हो रहा है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल फ्रॉड्स तो हो रहे हैं डेफिनेटली, जो एक फ्रॉड या जो आने वाला क्राइम जो हम क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ के फ्यूचर के लिए, हम फ्रॉड क्रिएट कर रहे हैं, यस, उसे बचना होगा। हमें अपना फ्यूचर, अपने बच्चों को बचाना होगा, अपने आने वाली जनरेशन्स को सेव करना होगा। मोबाइल यूज़ करना गलत नहीं है, बट कितना और किस वक्त और क्या कंटेंट के साथ, वो ज़रूरी है। एंड अपनी भी लाइफ में आप यूज़ करिए, सब कुछ करिए, बट वो बोलते हैं ना हर एक मतलब जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो स्पीड होनी चाहिए, तो कितनी है, कितनी रखनी है आपको स्पीड, ये बहुत मैटर करता है। एंड ये लीड्स करती है आगे जाके अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, जिसके बाद से सेपरेशंस या जो मैट्रिमोनियल केसेस, इस एक एक चीज आपकी फाउंडेशंस बेस होती हैं आगे वाली प्रॉब्लम की। एंड ये जिस तरीके के जो आप बता रहे हैं, जो आपने एक शेयर किया स्टोरी डिजिटल फ्रॉड की, ये फ्रॉड, पहली बात तो इस तरीके की जो फ्रॉड होती हैं उसके बचने के लिए एक पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि जो ई कॉमर्स साइट में जो भी आप अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल्स डाल रही हैं, प्लीज़ उसमें इंटरनेशनल उस चीज़ को ऑफ रखिए जब आपको नीड हो, ठीक है। प्लस आप उसमें लिमिट जैसे होती है ना, कितना लिमिट अपने कार्ड की, बिल्कुल 5,000 10,000 तो मिनिमम लिमिट उसे रखें, लिमिटेड रखें। दूसरा कि अपनी डिटेल्स हर जगह मत सेव करें। प्लस आपके पास जब कुरियर आ रहा है या कोई भी आ रहा है तो अपने जहाँ पर जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसे डोंट यूज़, डोंट मतलब जस्ट कि आप उसको घर के बाहर फेंक रहे हैं, नहीं पता वो आपके काम का नहीं किसी और के काम का हो सकता है। आपकी हो सकता है परसेप्शन डिफरेंट हो किसी चीज़ को लेकर, सामने वाले की डिफरेंट है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो थोड़ा सा आप हर किसी को हमें थोड़ा सा अपने आप में विजिलेंट होना होगा, थोड़ा अवेयर होना होगा, क्योंकि दुनिया वो नहीं है जो पहले थी। बिल्कुल, लोग वैसे नहीं रह गए हैं, दौर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, यस, लोगों की नीड बदल रही है, लोगों की परसेप्शंस बदल रही हैं। तो इस वजह से ये जो होते हैं। और दूसरा, कहीं पर भी लिंक्स जो आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़। एंड एक मैं क्योंकि बच्चों को दे रहे हैं पेरेंट, तो एक सेफ्टी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ जहाँ से भी बच्चों को ये अवेयर करें कि अननोन कॉल्स आएँ व्हाट्सएप पे स्पेशली। अभी एक हमारे नोन है, उनके साथ ऐसा हुआ, रैंडम कॉल आया, उन्होंने इग्नोर किया, नेक्स्ट कॉल फिर आया, अब वो जो कॉल आया उन्होंने पिक कर लिया। अब जब ये तो उस जो डिफरेंट वो था, बिल्कुल साइट था, उसमें वो कुछ गलत वे पे वीडियोज एंड ऑल चलने लगे, बिल्कुल। एंड फिर उसे सेव कर लिया गया एंड उसको आफ्टर 2 आवर्स उसके पास आता है कि ये लीक कर देंगे हम। ऐसे बहुत केसेस हुए, बहुत। अब वो मैंने पूछा कि 1-2 साल पहले तो ऐसे लगातार बहुत सारे केसेस तो मेरे नोन में थे जो मुझे फोन कर रहे थे, भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरी वाइफ को बता देगा वो या उसको बता देगा। तो ऐसे तो बहुत केसेस आए, और अब शायद मुझे लगता है थोड़े बहुत कम हुए, लोग अवेयर हो गए, इसलिए हो गए, बट बहुत केसेस ऐसे आए नहीं। लेकिन इसमें जानती हो इन्वॉल्वमेंट भी होती है। आपको मैं बताऊं कि मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है कि आप भी कहीं पर इंटरेस्ट तो ले ही रहे होंगे। उन्होंने बोला यार कॉल आई थी तो मैं बैठा था, बट अब वाइफ को पता चल जाएगा। तो मैंने बोला इनिशिएट आपने किया ना, ये फिर आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, क्यों किया आपने इनिशिएट ये सब चीज़ों पे। तो बोले गलती हो गई है। तो मैं फिर उन्हें समझाया कि आप डरिए मत, ये वो लोग हैं जिनके अपने पैर नहीं होते हैं, बिल्कुल, है ना। और अभी एक सिर्फ आपके डर का इस्तेमाल करते हैं, डरने की बात नहीं। उनको बोलिए ठीक है जहाँ वीडियो वायरल करना करो, एग्जैक्टली, है ना, लेट्स डू।
पता तो चले तुम। या बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा भी सजेशन एक को यही था, और उन्होंने ये किया, मैंने भी फोन करके मैंने कहा भाई तुम्हें जो करना है, जहां लीक करना है कर दो। और उसकी वाइफ मेरे पास में बैठी है, मैंने बता दिया है, अब तुम भी बता दो लो। उसके बाद से कोई कॉल नहीं आया, कोई नहीं आएगा। वो एक्चुअली ना खुद डरे होते हैं। अभी एक डिजिटल अरेस्ट का आपने सुना होगा। लोगों के सोचिए दिमाग किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट ये था कि उनके पास कॉल आई कि आपके डिटेल्स मिले हैं, इसलिए हम बोलते हैं वॉइस क्लोनिंग, जिसमें बहुत की जा रही थी। तो वो पूरा डिजिटल अरेस्ट, एक लड़की थी जो जिसे करीब 15 दिन कमरे के अंदर रखा गया। कि तुम्हें पूरा एक फेक वो बनाया गया कि हम सीबीआई मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर्सन्स हैं एंड हम इस इंस्टीट्यूशन से हैं और आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं। तो प्लीज़ थोड़ी ये चीज़ें की वजह, ये रीज़न क्या है ना, दूसरा अवेयरनेस। लोग अवेयर नहीं है कि भैया ऐसा नहीं होता, आपके पास कुछ भी होगा, पहली बात तो वहाँ का जो लोकल अथॉरिटी है वो आएगी, आपके पास डॉक्यूमेंट आएगा, आपके पास कुछ डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा। ये सारा कुछ प्रोसेस है। आप बेसिक चीज़ों को अवेयर नहीं, आप बाकी चीज़ों में अवेयर हैं, बट बेसिक जो लाइफ है एंड ये एजुकेशन में भी होना चाहिए। बिल्कुल कि कुछ चीज़ों को अवेयर बच्चों में स्टार्टिंग से किस तरफ ध्यान देना है, किस तरफ नहीं, प्रोसीजर क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होती हैं, बेसिक जो हमारे लॉज हैं वो क्या हैं, बेसिक अगर हमें फाइनेंस का अगर दे रहे हैं एजुकेशन, तो हमें ये छोटी मोटी हमें इंस्टीट्यूशनल राइट्स हैं, बिल्कुल हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, सॉरी, तो ये सारा कुछ हमें बताना चाहिए बच्चों को कि कौन सी एजेंसी किस तरह काम करती है, किस तरीके से काम करती है और हमारे अपने राइट्स क्या हैं। हाँ, इन दी एंड मैं आपसे एक लास्ट अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन ये करता हूँ, आपकी नज़र में देश के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटर जो आपको लगता है, द ग्रेट इन्वेस्टिगेटर या डिटेक्टिव या फोरेंसिक एक्सपर्ट कौन है, जिसे आप अपना रोल मॉडल मानते हैं कि यार इसने जो केसेस किए, इस पर्सन ने जो केसेस किए, मतलब वो आपके लिए एक बेंचमार्क है? ओके, तो मेरे लिए तो हमेशा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। डेफिनेटली मेरे लिए एक्चुअली ना, जिस तरीके से आप बोले कि मैंने सीआईडी देख के हमने वो किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे मतलब हमारी भी अपनी इमेजिनेशन थी कि डिटेक्टिव क्या होता है, एक ट्रेंच कोट, हैट एंड ऑल, गन लेके चलने वाला। एंड लिटरली मैंने अपने लाइफ में वो चीज़ देखी, वो थे मदान साहब। मतलब जो फर्स्ट बोलते हैं ना पर्सोना, पर्सनैलिटी, जो इम्प्रेशन होता है, वो मदान साहब थे। और जो आज की जनरेशन है अगर उन्हें नहीं जानती तो आई डोंट थिंक कि वो सही जगह पे है। एंड ये मेरा पर्सनल अपना बिलीव है, क्योंकि वो पर्सन ना कि अपने फील्ड में एक गुब्बारा बेचने वाला बंदा, चांदनी चौक में एक गुब्बारा बेचने वाला बंदा, वो आज हिंदुस्तान के एक टॉप में पहुंचता है। कुछ तो रहा होगा उसके अंदर, बहुत प्यारी जर्नी रही होगी। बहुत प्यारी। उन्होंने 27 से 28 कुछ अलग अलग प्रोफेशन ट्राई किया जस्ट बिकॉज ऑफ मजबूरी एंड ऑल। जो एंड उन्हें किताब मिला, उन्हें 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा। और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो तो उन्होंने कुछ तो अचीव किया। WAD में वो प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड वाइड अपना नाम किया। तो वो पर्सन तो मेरे लिए मतलब समथिंग एल्स है, और उन्हें मैं गुरु मानता हूँ, पिता समान मानता हूँ। और उनसे ही मैं इसलिए बोलता हूँ आई एम ब्लेस्ड कि मैंने उनसे सीखा है और केसेस किए हैं। एंड उनके कई केसेस हैं, मतलब खुद में वो इंस्टीट्यूशंस हैं अपने आप में, कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। उनके हर एक केस अपने में एक्सपीरियंस है। इसलिए कई बार लोग हंसते भी हैं जब पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं बोलता हूँ 60 साल का सर का एक्सपीरियंस प्लस मेरा, आपने शुरुआत में बोला था 72 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आकाश भाई आपसे बात करके, और बहुत कुछ जानने को भी मिला। आई होप जो व्यूअर्स हमारे हैं जो इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हैं ना, उन्होंने आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा, और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा इसलिए अभी छोड़ रहा हूँ। आई होप अगर व्यूअर्स पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में वो मुझे बताएंगे तो मैं आगे आपसे फिर एक पॉडकास्ट करूंगा। कुछ चीजें हैं जिन पर मैं बात करूंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया। एंड मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट हमारा जो पॉडकास्ट हो, कभी हम मदान साहब के साथ भी ये चीज करें। फॉर श्योर, आपने जितना अच्छे तरीके से उनके बारे में बताया, मेरे माइंड में आ गया कि शायद इस पॉडकास्ट के बाद मैं कोशिश करूंगा कि उनको लाइन अप करूं, उनसे बात करूं और समय लूं। मैं व्यूअर्स को वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कह सकता हूं कि हम आपकी व्यूअर्स को अगर हम कभी नेक्स्ट टाइम कनेक्ट हुए, कुछ और भी केसेस हैं जो कुछ अवेयरनेस जो चीजें उनको करनी चाहिए, बिल्कुल पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड टू द फॉरेंसिक है, इन्वेस्टिगेशन से है, डेफिनेटली हम बताएंगे, कवर करेंगे। और कुछ छोटे मोटे जो स्टोरीज हैं जो शायद मैंने आपको शेयर किया था रिलेटेड टू द वो कि एविडेंस और लॉ की अवेयरनेस क्यों जरूरी है,
हॉर्स घोड़े गाड़ी वाली मैंने एक कहानी हाँ आपको हाँ बताई हाँ थी। हाँ आपने तो वो सारा कुछ मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली शेयर करूंगा। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच, आकाश जी।